हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, एग्जाम तो आपका काफी नजदीक आ गया है। 12th वाले बच्चों का तो एग्जाम हो भी रहा है, 12वीं वाले बच्चों का तो कल से एग्जाम शुरू भी हो गया है। अब बारी आप लोगों की है। आज 3 फरवरी हो गया है, सोच लो। अब आपके पास सिर्फ 14 दिन का समय और बचा है। 14 कहां दिन, 14 दिन भी नहीं बचा है, सिर्फ 13 दिन। ऐसे में आप लोगों को तैयारी अपनी एकदम मजबूत रखनी चाहिए। एकदम मजबूत तैयारी के साथ प्यारे बच्चों आपको जानी चाहिए। तो चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को हमारे तरफ से भी, ठीक है ना। आपके अपने इस बड़े भाई की तरफ से आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो चलिए भाई, जल्दी जल्दी से आप सभी बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है ना। कल प्यारे बच्चों परीक्षा पड़ा, कल पहला दिन था 12th वाले बच्चों का। कई सारे वीडियोज आए सामने जिसमें देखे कि जिनका लेट हो गया है वो बाहर बैठ करके खूब रोध हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई होता नहीं है। इसलिए हम बार बार आप सभी लोगों से कहते हैं कि देखो भाई, जब आप लोग परीक्षा देने के लिए जाते हो, ठीक है ना बाबू, रोज रोज हम आपसे कहते हैं कि जब आप परीक्षा देने के लिए जाते हो तो समय से आधा घंटा 1 घंटा पहले निकलो। परीक्षा सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंच जाओगे तो क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, अरे वहीं पर बैठ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि एकदम टाइम पर निकलेंगे, और टाइम पर निकलते हैं तो पता चलता है कि वहां रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। तो ऐसे करने से क्या फायदा। तो इसलिए आप लोग बढ़िया से परीक्षा देने जाइएगा। आप लोग को हम बता देंगे सब कुछ परीक्षा पे चर्चा करके कि कैसे परीक्षा देने जाना है। आइए सब बच्चे मिल करके आज की इस क्लास को जरा एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि आज का ये क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े। सभी बच्चे मिल करके एक बार क्लास को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आया कि सर जी ज्योग्राफी करवाइए ना, भूगोल, ठीक है ना। भूगोल का सर क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए, भूगोल का क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है। तो ऐसे में प्यारे बच्चे हम सोच लिए कि चलो भाई भूगोल का क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। और आज प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को पूरा सामाजिक विज्ञान में भूगोल का ही क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी और कुछ 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपको हम करवाएंगे, ठीक है ना। 2 नंबर वाला क्वेश्चन कराएंगे ही कराएंगे, 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए भाई, सभी बच्चे जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और एक बार क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। सामाजिक विज्ञान का आपका परीक्षा 20 फरवरी को है, ठीक है ना। 20 फरवरी को आपका सामाजिक विज्ञान का परीक्षा है और 20 फरवरी के दिन आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसके लिए प्यारे बच्चे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। 20 फरवरी को आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी को और मजबूत करते हैं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए एकदम, ठीक है ना। हाँ, सभी बच्चे तैयार हो जाइए। हम बार बार कहते हैं कि शिकवा मुझे मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा, और मेरी खुशियों की कसम, आपके माता पिता की खुशियों की कसम, आपको बहुत बढ़िया नंबर लाके दिखाना होगा। तो प्यारे बच्चे, आप लोगों को सबके खुशियों के लिए कम से कम लड़ना है, ठीक है ना। आपके सिर्फ अच्छा लिख देने से सबके चेहरे पर खुशी आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग परीक्षा में बहुत बढ़िया से लिख करके आइएगा, ठीक है ना। हाँ बाबू, हम भी उसमें प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, आप लोग परीक्षा में बढ़िया से लिख करके आए। आइए 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 भाई, सभी बच्चे तैयार हो जाइए। आज सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर के लिए हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं। 2 अंक वाला प्रश्न, ठीक है ना। इससे पहले हम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करवाए थे। एकदम सही सही बताइए तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, बताओ तो बाबू जल्दी से। इसके पहले जो हम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप लोगों को याद करवाए थे, तो क्या आप लोग इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, एक बार जल्दी से बताइए हाँ चाहे ना।
क्या आप लोग इकोनॉमिक्स का पूरा प्रश्नोत्तर याद कर लिए? एक बार सही से बताइए तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स का पूरा प्रश्नोत्तर याद कर लिए हैं? बताओ बाबू। सर एग्जाम बाद छोड़ देंगे हम लोगों को। अरे पगला एग्जाम बाद का नहीं छोड़ेंगे, जीवन भर नहीं छोड़ेंगे, काहे चिंता कर रहे हैं? एग्जाम के बाद कैसे छोड़ देंगे? अभी तो आप लोग 10th में हो भाई, उसके बाद 12th में जाओगे, हैं? उसके बाद 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, फिर उसके आगे भी बाबू आप लोग का तैयारी करवाएंगे सीयूईटी वगैरह का। हो सकता है कि तब तक हम नौकरी उकरी का भी तैयारी करवाने लग जाए तो आपका वो भी तैयारी करवाएंगे, काहे साथ छोड़ देंगे? हैं? साथ निभाना साथिया, क्या सुने हैं ना? चलिए बाबू तैयार हो जाइए, आप लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जल्दी जल्दी से आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए भूगोल का आज का सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि खनिज को परिभाषित करें। आज का बहुत प्यारा क्वेश्चन। और जिन बच्चों का क्रैश कोर्स छूटा हुआ था, हम पहले समझा देते हैं आप लोगों को, जिन बच्चों का क्रैश कोर्स, ठीक है ना, जिन बच्चों का क्रैश कोर्स भूगोल का छूटा हुआ था आज उनका कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स छूटा हुआ था। इकोनॉमिक्स हम पिछले दिन में कंप्लीट करवा दिए थे, सिर्फ भूगोल था प्यारे बच्चों। तो भूगोल का पूरा क्वेश्चन आज हम आपको करवाने वाले हैं, बस आप लोग एकदम तैयार रहिए, ठीक है ना, एकदम अच्छे तरीके से तैयार रहिए, एकदम अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों को हम पूरा करवा दें। देखो बाबू क्वेश्चन क्या कह रहा है, खनिज को परिभाषित करना है। अच्छा, ये खनिज कहते किसको है? सबसे पहली बात तो यह है, उसी को कहा गया है परिभाषित करने के लिए। देखो बाबू, जब हम जमीन को खोदते हैं, जमीन के अंदर में ढेर सारा सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्युमिनियम है, कोयला है, बहुत सारा खनिज है कि नहीं है? और सबको हम जमीन के अंदर खुदाई करके निकालते हैं। तो जमीन के अंदर में जो कुछ भी है जिसको हम खुदाई के माध्यम से बाहर निकालते हैं, उसी को खनिज कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भूगर्भ से निकाले जाने वाले पदार्थ या भूगर्भ से खनन के माध्यम से निकाले जाने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। क्लियर होगा? भूगर्भ से खनन के माध्यम से निकाले जाने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। बताओ बाबू, क्लियर हो जाएगा? भूगर्भ से खनन के माध्यम से निकाले जाने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं, याद रखिएगा। तो खनिज का परिभाषा एकदम नॉर्मल है, एकदम कॉमन है, एकदम आसान है, सस्ता है, कि पृथ्वी की भूपर्पटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहा जाता है। अब देखिए, छोटा परिभाषा तो ये हो जाएगा कि भूगर्भ से निकाले जाने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा छोटा परिभाषा है, तो इतना भी छोटा परिभाषा नहीं ना चलेगा, थोड़ा सा बढ़िया से लिखना है ना। तो यही लिखेंगे, पृथ्वी की भूपर्पटी या भूगर्भ में, पृथ्वी की भूपर्पटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम इसका आंसर भी एकदम क्या है? आसान है बाबू, ठीक है ना? हाँ, सारे बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, देखिए एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इंटर वाले भाई जी बोल रहे थे बहुत क्वेश्चन लड़ा था। काहे नहीं लड़ेगा? हैं? इंटर वाले का कल बायोलॉजी का एग्जाम था, और बायोलॉजी में जो क्वेश्चन हम लोग दिए थे इंटर वालों को, वो अधिकांश क्वेश्चन लड़ा है, ठीक है ना? हाँ, बहुत सारा वीडियोस भी मीडिया वाला, न्यूज वाला जाकर के बनाया। स्टूडेंट हल्ला कर करके कह रहे थे कि हम टारगेट बोर्ड से पढ़े थे और टारगेट बोर्ड का क्वेश्चन पूरा लड़ा है। भाई, टारगेट बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कुछ तो अलग से फायदा हो, तब ना बच्चे पढ़ रहे हैं जी। तो कुछ तो अलग से फायदा यहां पर बच्चों को मिल रहा है, ताकि उनका क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूट रहा है। तो इसलिए आप लोग भी मन से पढ़िए, आप लोग का भी क्वेश्चन छूटे उठेगा नहीं, हम पहले ही आपको भरोसा दिलवा देते हैं, ठीक है ना? चलो बाबू, तो
खनिज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि खनिज किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी, भू प्रॉपर्टी मतलब होता है भूमि का निचला हिस्सा या भूगर्भ, भूमि का निचला हिस्सा, उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चाहे तत्व हो चाहे यौगिक हो, उनको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। बताओ बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये वाला? एकदम आसान तरीके से याद हो गया? जल्दी से बताइए, एकदम आसान याद हो गया? जल्दी से बताओ बाबू। हाँ, 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अगर इसमें मान लिया जाए कि आप थोड़ा सा और इसमें आप जोड़ दीजिएगा, जैसे जोड़ दीजिएगा जैसे, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा अपने तरफ से आप जोड़ दीजिएगा जैसे, नहीं कुछ तो बाबू हम लोहे ये सब लिख देंगे, जैसे लिख देंगे लोहा, कोयला, ठीक है ना। इसका कुछ अयस्क का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे हेमाटाइट, जैसे लोहा लिख दिए तो हेमाटाइट तो इससे में आ जाएगा, बॉक्साइट लिख दिए, बॉक्साइट। तो ये सब प्यारे बच्चों क्या है? इत्यादि। तो ये सब क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग जरूर लिखिएगा, थोड़ा जैसे नहीं लिखता है ना तो लगता है इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, लेकिन जैसे लिख दीजिएगा तो लगेगा कि एकदम कंप्लीट है, तो आप लोग जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो बताओ भाई, खनिज को परिभाषित करने का बात है, तो क्या खनिज आपसे परिभाषित हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बताइए बाबू, सभी बच्चे से लिखा जाएगा? एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर जी लिखा जाएगा। बताओ बाबू जल्दी जल्दी से, क्या आप सभी लोगों से खनिज का परिभाषा लिखा जाएगा? यस, सारे बच्चों से लिखा जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। आज क्रैश कोर्स भी आपका कंप्लीट हो रहा है बाबू। जो भी बच्चे क्रैश कोर्स वाले हैं सुन लो कान खोल करके, आज आपका क्रैश कोर्स भी क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। और कोई सब्जेक्ट नहीं ना बचा है क्रैश कोर्स में? एक बार बता दीजिए जल्दी से। हिंदी संस्कृत का तो क्रैश कोर्स होता ही नहीं है, हिंदी संस्कृत में तो क्वेश्चन आंसर है, कोई सब क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो तो आपको क्रैश कोर्स में नहीं आता है। बाकी साइंस, सोशल साइंस, ये सब में तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं ना है बाबू? एक बार जल्दी से बताइए, कोई सब्जेक्ट तो बचा नहीं ना है? सारा सब्जेक्ट आपको करवा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना जरा आप लोग ध्यान से देखिए, इसको हटा ही देते हैं, ध्यान से जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको एकदम गौर से देखिएगा, जरा एकदम इसको गौर से देखिएगा। क्वेश्चन है कि बांध में और तटबंध में क्या अंतर होता है? बताओ बाबू, बांध में और तटबंध में क्या अंतर होता है? ऐसे तो सुनने में लगता है कि दोनों एक ही चीज है, बांध भी उसी को कहते हैं और तटबंध भी उसी को कहते हैं। नदी में जो घेर दिया जाता है, पानी को रोका जाता है, उसी को बांध भी कहते हैं, उसी को तटबंध भी कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। और कई बार परीक्षा में यह पूछ लिया जाता है कि बताइए बांध में और तटबंध में क्या अंतर है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, एक तरफ बांध लिख देंगे, एक तरफ लिख देंगे क्या? जो तटबंध है। पहला लिखेंगे बांध नदी पर पानी रोकने के लिए बनाया जाता है। देखो बाबू, जैसे मान लिया जाए ना, ये आपका नदी है, आपको हम समझाते हैं पहले फिगर के माध्यम से कि बांध और क्या होता है, बांध और तटबंध क्या होता है। जैसे समझ लो कि ये नदी है, ठीक है, नदी का पानी बह रहा है, नदी का ये दोनों क्या है? किनारा। ये नदी का किनारा हो गया, ये नदी का किनारा हो गया, ठीक है ना, ये नदी का किनारा हो गया, ये हो गया नदी का किनारा, ठीक है ना। इसको हम यहां पर लिख देते हैं नदी का किनारा, नदी का, ठीक है ना, नदी का किनारा, नदी का किनारा ये हो गया। बांध जो बनता है ना, बांध बनता है प्यारे बच्चों इसके बीच में, जैसे पानी को रोकने के लिए। तो ये मान लिया जाए कि इस तरीके से है, तो इस तरीके से बांध बन गया, ऐसे करते हैं, बांध ऐसे बनता है, ये हो गया आपका बांध। नदी के पानी को रोक लिया कि नहीं रोक लिया? तो ये नदी के पानी को रोक लेगा ना बाबू। तो ये जो नदी का दोनों साइड का, ध्यान से सुनिएगा, ये जो नदी के दोनों साइड का जो किनारा है, इसी को हम लोग कहते हैं तटबंध, किनारा, ठीक है ना। और बांध जो है प्यारे बच्चों वो बीचे बीचे में बनाया जाता है पानी को रोकने के लिए। तो इसको कहेंगे बांध, इसको क्या कहेंगे बाबू? इसको कहेंगे बांध। ध्यान से सुन लीजिए, इसको हम लोग कहेंगे बांध, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? किनारा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं, किनारा को ही क्या बोलते हैं? तटबंध कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बांध क्या हो गया कि नदी पर पानी रोकने के लिए बनाया जाता है। जैसे ये वाला जो बनाया गया, ये नदी पर पानी रोकने के लिए बनाया गया, लेकिन ये वाला और ये वाला क्यों बनाया गया है? बताओ बाबू जल्दी से लिखेंगे।
तटबंध जो होता है वो नदी के किनारों को बाढ़ से बचाने के लिए बनाया जाता है। जो ये वाला किनारा होता है उसको इसलिए न बनाया जाता है ताकि नदी का पानी बाहर ना निकले, नदी का पानी बाहर ना निकले, इसलिए ये बनाया जाता है। तो बांध ये हो गया, और किनारा जिसको क्या बोलते हैं, तटबंध बोलते हैं। बांध बनाने का उद्देश्य होता है सिंचाई, जल विद्युत और जल संग्रह। देखो बाबू, ये बांध जो है, बांध बनाने का उद्देश्य क्या होता है? बांध बनाने का उद्देश्य होता है सिंचाई करना, ठीक है ना। कौन बोला भाई? सर आंदोलन करो, क्रैश कोर्स मैथ का चैप्टर 6 नहीं हुआ है। अच्छा, मैथ का चैप्टर 6 नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हम आज बंडवाल सर से पूछ लेते हैं, ठीक है ना बाबू, हम बंडवाल सर से पूछ लेते हैं, आप लोग परेशान मत होइएगा। बताओ जल्दी से भाई, बांध बनाने का उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत और जल संग्रह है। तो देखो ये जो बांध है ना बाबू, इसका उद्देश्य क्या होता है बनाने का? कि जल को जमा करें, जल को जमा करें, ठीक है ना, सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए, जिसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना में क्या होता है? बांध ही तो बनाया जाता है, लेकिन जो तटबंध होता है उसका बनाने का उद्देश्य है बाढ़ से भूमि और गांव की रक्षा करना। ये जो है ना, इसको हम इसलिए बनाते हैं ताकि गांव की तरफ पानी ना घुसे, बाढ़ ही सब आए तो पानी गांव में न जाए। तो यही आप लोग एकदम नॉर्मल ध्यान रखिएगा, ये पानी के बीचों बीच में बांध बन गया, बांध बन गया, ठीक है ना। और ये जो किनारे किनारे से होता है इसको कहते हैं तटबंध। क्लियर हुआ बाबू? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। सर 1 मिनट के कारण लड़की को एंट्री नहीं मिला, काहे 1 मिनट लेट हुआ भाई? आप इतना मतलब वीआईपी हैं कि आधा घंटा 1 घंटा पहले आप सेंटर पे नहीं पहुंच सकते हैं? बताइए। अरे स्टूडेंट का तो छोड़िए, कल हम एक वीडियो ऐसा भी देखे कि एक महिला शिक्षिका थी, ठीक है ना, हो सकती है कि टीचर ही होगी, जिनको परीक्षा में एग्जामिनर होगी, जिनको परीक्षा में ड्यूटी मिला होगा, उनका लेट हो गया, उनको भी एंट्री नहीं मिला। स्टूडेंट का तो छोड़िए, जो टीचर्स हैं उनको लेट हो गया 5-7 मिनट, उनको भी घुसने नहीं दिया, उनको भी एंट्री नहीं मिला। तो सोचो कि जब टीचर्स को एंट्री नहीं दे रहा है तो स्टूडेंट को एंट्री कैसे दे देगा? नहीं देगा ना। तो भाई ज्यादा वीआईपी बनने का प्रयास न करिए, 1-8 घंटा पहले सेंटर पे पहुंच जाइए, कहीं पर रास्ते पर बैठा रहिए, सेंटर के आगे कहीं पर जगह देख करके बैठ जाइए, वो ठीक है, लेकिन आप टाइम से एकदम निकलिएगा, कह रहे टेमा पहुंच जाएंगे आधा घंटा में, ऐसे करके निकलिएगा तब तो वो मुश्किल हो जाएगा, तब तो वो छूटिए जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों से हम बार बार कहते हैं बउआ, आप लोग आराम से पहले चल जाइएगा, ठीक है ना। हाँ, ट्रैफिक के कारण, तो भाई ट्रैफिक के कारण अगर लेट हो रहा है तो ये आइडिया पहले ना लगा लेना चाहिए कि हो सकता है हम जाम में फंस जाए। समझो बाबू जरा सा, अगर हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो हो सकता है गाड़ी खराब हो जाए, कई तरह के कारण हो सकते हैं ना। तो हम क्यों एकदम टाइम से निकले, पहले काहे नहीं निकलेंगे? अरे ठीक है, घर पर मोटरसाइकिल बहुत बढ़िया था, आगे 20 किलोमीटर जैसी आगे गए, पता चला कि मोटरसाइकिलें नहीं चालू हो रहा है, तो हमारे पास वो टाइम बचना चाहिए ना कि अगर मोटरसाइकिल ना भी चालू हो तो हम कोई ऑटो पकड़ करके, टोटो पकड़ करके, कुछ पकड़ करके हम सेंटर तक चल जाए और पहले पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो चीज आपको समझना चाहिए, कई सारे कारण हो सकते हैं, हैं? मोटरसाइकिल खराब हो जा सकता है, हो सकता है कि हमारा मतलब बीच में कुछ रुकावटें आ जाए, हो सकता है कि कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है ना, जामे लगल रहे तो ट्रैफिक रहे, तो भाई ये सब पहले से सोच करके निकलना चाहिए, तो इसलिए पहले निकलिए। अब वहां पहुंच करके रोने धोने से क्या फायदा? वहां पर भी जो लोग जांच कर रहे होते हैं वो लोग अपना नौकरी बचाना चाहते हैं, चाहे सिपाही रहे, चाहे मैनेजमेंट रहे, कोई रहे, उन लोग को चाहिए कि अगर हम घुसा लेंगे, अगर पता चल गया तो फिर हमारा नौकरी चला जाएगा, तो वो लोग नौकरी बचाएगा कि तुम्हारा परीक्षा देखेगा? बताओ, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए आप लोग पहले निकलिए। चलिए बाबू, ठीक है ना। तो ये वाला जल्दी से बताइए, ये वाला आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ चाहे ना, बताओ बाबू जल्दी से, फटाफट से। ये वाला आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर? यस, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बउआ। अगला नंबर क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तीसरा नंबर क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता। संसाधन को क्यों संरक्षित किया जाता है? क्वेश्चन यही कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधन को क्यों संरक्षित किया जाता है, संसाधन को क्यों संरक्षित करते हैं? तो याद रखना बाबू कि संसाधन को संरक्षित अलग अलग कारणों से करते हैं, क्योंकि देखो जरा ध्यान से सुनिएगा, संसाधन जो है वो सीमित है। आप लोग को हम कई बार भूगोल में ये बात बोले होंगे, ये लाइन बोले होंगे कि संसाधन एकदम सीमित है।
पृथ्वी के नीचे कोयला क्या बढ़ रहा है? नहीं, एकदम सीमित है। जो लोहा का अयस्क है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, चाहे बॉक्साइट हो गया, चाहे कोई भी संसाधन हो गया, चाहे खनिज से लेकर के जो पृथ्वी पर भी मौजूद है, तो सारा संसाधन सीमित है, संसाधन बढ़ नहीं रहा है। तो भाई एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को जिस रूप में वो संसाधन मिला है, हमसे आगे आने वाली पीढ़ी को भी वो चीज एकदम हूबहू वैसे ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें बचा करके रखना चाहिए, और इसलिए संसाधन का संरक्षण क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे हम लोग कि संसाधन संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण और सतत उपयोग करना। ठीक है बाबू, संसाधन संरक्षण का मतलब क्या है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनका एकदम विवेकपूर्ण मतलब बुद्धि से उपयोग करना और सतत उपयोग करना, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका संरक्षण किया जा सके। यानी कि संसाधन का प्रयोग ऐसे करना ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको भी संसाधन इसी रूप में मिल सके, ठीक है ना। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है। यानी कि संसाधन के कारण ही आर्थिक विकास होता है। आज कोई भी देश अगर विकास कर रहा है तो किसके कारण कर रहा है? संसाधन के कारण कर रहा है। तो संसाधनों का संरक्षण करने से हम जल, ऊर्जा, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी को रोक सकते हैं। तो अगर हम संसाधन की रक्षा करेंगे तो बहुत सारी चीजों की बर्बादी रोक सकते हैं। तो इसलिए संसाधन का संरक्षण क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाबू संसाधन संरक्षण के बारे में अगर आपसे सवाल पूछेगा, चाहे संसाधन संरक्षण की जगह पर आपसे दे दे खनिज संरक्षण है, तो वो भी आप लोग बना सकते हैं। तो बताइए ये वाला आप लोगों से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर बन जाएगा तो डबल सी लिखिए बाबू, जल्दी से बोलो ना गाइस, जल्दी से गाइस, हैं जल्दी से बताओ बाबू, क्या आप लोगों से बन जाएगा? सर सेकंड सीटिंग में क्वेश्चन नहीं लड़ता है, कौन बोल दिया इस बात है? कब लड़ता है बताइए। यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ बाबू, कोई दिक्कत? सर आप झूठे बोलते हैं क्योंकि आप बोले थे हिंदी का एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। तो हिंदी का कर न रहे हैं भाई, आज शाम में हिंदी तो करवाएंगे, आज शाम में हिंदी करवाएंगे, ठीक है ना। आज शाम में हिंदी, चलो ठीक है ना, आज शाम में हिंदी का ही पूरा हिंदी संपूर्ण, एकदम प्यारे बच्चों सुन लो आप लोग, संपूर्ण हिंदी आज शाम में करवाने वाले हैं। पहला चैप्टर से लेकर के एकदम अंतिम चैप्टर वर्णिका और वर्णिका सब करवाएंगे, ठीक है ना। तो शुरू से लेकर के अंतिम चैप्टर तक एक एक चीज प्यारे बच्चे आज आप लोग को हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग बस आज शाम में के लिए तैयार रहिए, और उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सुबह में हम करवाएंगे, तो सबको करवाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण भी करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन, मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है? मृदा संरक्षण में फसल चक्रण, देखो बाबू, मृदा संरक्षण मतलब होता है मिट्टी के बचाव में, मिट्टी के संरक्षण में। फसल चक्रण आपको पता होगा कि एक खेत में एक फसल के बाद दूसरा फसल लगाना, जैसे दो धान फसलों के बीच में एक दलहन फसल लगाना, इसको फसल चक्रण कहते हैं। तो कह रहा है कि मृदा संरक्षण में फसल चक्रण क्यों जरूरी है? मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है? तो लिखेंगे कि दो धान फसलों के बीच में एक दलहन की फसल लगाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? फसल चक्रण कहा जाता है। दो गो धान फसल है, उसके बीच में, जैसे देखो बाबू, एक बार धान का फसल लगाए, ठीक है ना, और फिर हम कुछ दिन के बाद क्या लगा दिए? दाल का फसल लगा दिए। अब फिर कुछ दिन के बाद धान का फसल लग गया। तो एक चक्र चल रहा है ना कि धान का फसल, फिर दाल का फसल, फिर धान का फसल, फिर दाल का फसल, फिर धान का फसल, इस तरीके से करके उसी को फसल चक्रण कहते हैं। तो दो धान फसलों के बीच में एक दलहन की फसल लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फसल चक्रण कहा जाता है। फसल चक्रण के कारण मिट्टी में राइजोबियम नामक जीवाणु की वृद्धि होती है। चूंकि आपको पता है कि जो दलहनी पौधा होता है, दलहन फसल जो होता है, उसके जो जड़ होता है उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जिससे कि क्या होता है,
पोषक तत्व का वृद्धि होता है मिट्टी में, ठीक है ना, जिससे मिट्टी जो है वो क्या बन जाता है, पुनः उपजाऊ बन जाता है। और इस विधि के द्वारा समय के बचत के साथ साथ एक ही बार में अनेक तरह के फसल क्या हो जाते हैं, उत्पादित होते हैं। यानी कि मिट्टी का उपजाऊ शक्ति भी बढ़ गया और एक बार में 2 तरह का फसल भी तैयार हमारा हो गया। तो इसलिए मृदा संरक्षण में फसल चक्रण जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। कह रहा है कि देश के विकास में मानव संसाधन का क्या महत्व है। हम लोग क्या हैं, हम लोग मानव संसाधन हैं। आप क्या हैं, आप मानव संसाधन हैं, ठीक है ना बाबू। तो हम भी एक मानव संसाधन है, आप भी एक मानव संसाधन है। और आप लोग बताइए कि देश के विकास में हम लोगों का क्या योगदान है, बताओ बाबू, देश के विकास में हम लोगों का क्या योगदान है। भाई हम लोगों का तो बहुत योगदान है ना। अच्छा आप लोग हो गए तो आप लोग का तो अभी जीवन शुरू हुआ है, अभी तो बहुत लंबा जीवन जीना है, तो देश के विकास में तो आप लोग जरूर योगदान करिएगा। तो मानव संसाधन का बहुत ज्यादा योगदान होता है, सबसे ज्यादा योगदान तो मानव संसाधन का ही होता है। मानव ही तो सब कुछ करता है। तो लिखेंगे मानव जो है वो किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है, मानव है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता और अपनी तकनीक का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, वायु, जल और खनिज का दोहन करता है तथा और भी उपयोगी बना सकता है। तो इसलिए देश के विकास में मानव संसाधन बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव ही वह प्राणी है जो अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी क्षमता से, अपनी तकनीक का उपयोग करके जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, चाहे जैसे वायु हो जाए, जल हो जाए, भूमि हो जाए, खनिज हो जाए, सबको उपयोगी बनाता है, दोहन करने लायक, मतलब उपयोग करने लायक बनाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बाबू, समझ में आ गया? हाँ, सारे बच्चों का क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दीजिए। ठीक है ना बाबू। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अच्छा 6ठा नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, लेटेराइट मृदा कहां पाई जाती है, इस मृदा में कौन सी फसलें उपजाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी, मिट्टी के कई प्रकार बताए थे, लगभग 6 प्रकार बताए थे, उसमें से एक प्रकार है लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मिट्टी। तो कह रहा है कि लेटेराइट मिट्टी जो है वो कहां पाई जाती है, भारत के किस हिस्से में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। तो लेटेराइट मृदा कहां पाई जाती है और इस मृदा में कौन फसलें उपजाई जाती है, मतलब कौन कौन सा फसल लेटेराइट मिट्टी में होता है। तो लिखेंगे बाबू कि लेटेराइट मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से कहां कहां में है, ये दक्षिणी भारत में आपको देखने के लिए ज्यादा मिलेगा। और दक्षिणी भारत के कुछ राज्य का नाम लिख दीजिएगा, जैसे कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया। ये सब जितने भी आप लोग स्टेट का नाम, राज्य का नाम देख रहे हैं, ये सब दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के राज्य का नाम है। तो अगर आपसे लेटेराइट मृदा के बारे में पूछा जाए तो सीधे आप लोग दक्षिण भारत के कुछ राज्य का नाम बोलिएगा। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियों में पाई जाती है। खाद और अन्य उर्वरकों का, अब कह रहा है कि कौन कौन सा फसलें इसमें उपजाया जाता है, ये तो बता दिए कि कहां कहां पाया जाता है। अब कह रहा है कि इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती है। तो लिखेंगे कि खाद और उर्वरक की सहायता से, अगर खाद और उर्वरक का प्रयोग करें तो खाद और उर्वरक का उपयोग करके इस मिट्टी में चाय को उपजाया जा सकता है। कहवा, कहवा मतलब होता है कॉफी, तो कॉफी उपजाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कहवा मतलब क्या होता है, कॉफी, जो आप लोग चाय के साथ पीते हैं। तो चाय हो गया, कॉफी हो गया, काजू हो गया, इन सब चीजों का खेती किया जा सकता है। तो लेटेराइट मिट्टी में बाबू चाय, कहवा, काजू, इन सब चीजों का आराम से खेती होता है, लेकिन उसमें खाद और उर्वरक का उपयोग करने के बाद। तो बस 2 क्वेश्चन को एक में मिला करके पूछ रहा था, एक तो कि लेटेराइट मृदा कहां पाई जाती है और दूसरा इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसको भी बाबू आगे आप लोग कंप्लीट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका है 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मृदा संरक्षण के लिए कोई 2 उपाय बताइए। 7वां नंबर क्वेश्चन है बाबू, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण के लिए 2 उपाय बताइए।
ठीक है ना। मृदा संरक्षण के लिए 2 उपाय, एकदम याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और आपको बता देते हैं, टॉपर बैच और क्रैश कोर्स बैच दोनों में क्या अंतर है। क्रैश कोर्स में हम आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं, बस आप लोग क्रैश कोर्स वाला क्वेश्चन याद करके चल जाओ, और अभी इधर जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसको आप लोग याद करके चल जाओ। उससे बाहर प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल नहीं आने वाला है क्वेश्चन। मेन जो आपका बैच हो गया जैसे टॉपर बैच, तो टॉपर बैच में तो हम पूरा सिलेबस पढ़ाए हैं, तो उसमें ये छांटना कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन क्रैश कोर्स बैच हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, सुदर्शन हो गया, इन सब बैच में तो हम सिर्फ आपको वही क्वेश्चन पढ़ाए हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो इसलिए आप लोग अभी वाला अगर परीक्षा के पर्पज से पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग सिर्फ क्रैश कोर्स वाला याद करिएगा, और इधर जो हम रिवीजन करवा रहे हैं वो सब याद करिएगा। इसके अलावा और कुछ ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो, अब कह रहा है कि मृदा संरक्षण का 2 उपाय बताइए। तो मृदा संरक्षण के 2 उपाय कौन कौन होता है। तो मृदा संरक्षण का 2 उपाय, पहला होता है मजबूत मेढ़बंदी करना, जिसको आरी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर, बोलते हैं ना। 2 खेत के बीच में जो होता है बाबू, जैसे आपका खेत हो गया और आपके चाचा का खेत हो गया, तो दोनों खेत को बंटवारा कौन करता है, आर करता है ना, जिसको मेढ़ कहते हैं। तो मेढ़ के माध्यम से ही क्या होता है, बंटवारा होता है। तो प्यारे बच्चों, वो जो मेढ़ होता है अगर मजबूत रहेगा तो मिट्टी का बचाव होगा, लेकिन मेढ़ अगर मजबूत नहीं रहेगा तो मिट्टी का बचाव नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मजबूत मेढ़बंदी करके मिट्टी को बचाया जा सकता है। और दूसरा, भूमि को समतल करके, भूमि को भी समतल करके बचाया जा सकता है। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मतलब भूमि को भी समतल करके हम लोग क्या करते, जैसे भूमि अगर बराबर रहेगा, ऊंचा नीचा रहेगा भूमि, तो हवा आएगा तो मिट्टी को उड़ा लेगा। लेकिन अगर भूमि एकदम समतल है, एकदम बराबर है, तो हवा मिट्टी को नहीं उड़ा पाएगा। अच्छा, तीसरा, इसको ये भी हम लोग कह सकते हैं कि मिट्टी संरक्षण के लिए भूमि पर जो प्रतिभूमि है, लिखेंगे प्रतिभूमि पर घास लगाना। देखो अब अगर प्रतिभूमि है ना, तो उस पर घास वगैरह कुछ जो उग जाता है ना, तो कितनों कस के बाढ़ आ जाएगा, हवा चलेगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मिट्टी ऐसे ही समतल है, मिट्टी अगर समतल अगर नहीं है, तो वो हवा के साथ उड़ जाता है। तो मिट्टी को बचाने का बहुत सारा उपाय है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मजबूत मेढ़बंदी करना, भूमि को समतल करना और प्रतिभूमि पर घास लगाना, तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है बाबू। इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो मृदा संरक्षण के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल संसाधन के क्या उपयोग हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जल संसाधन का उपयोग बताइए। हाँ, हिंदी के साथ व्याकरण भी करवाएंगे, बिल्कुल आप लोग परेशान ना होइए। आज हम पहले हिंदी करवाते हैं, देखते हैं टोटल क्वेश्चन कितना होता है, और हिंदी करवाने के बाद अगर समय बचा तो व्याकरण करवाएंगे, नहीं अगर समय बचा तो अगली क्लास में व्याकरण करवाएंगे। लेकिन हिंदी के साथ व्याकरण तो जरूरी है। हमको पता है भाई, भात बिना दाल के आप नहीं खा सकते हैं, ठीक है ना। भात रहेगा तो दाल भी रहेगा, दाल नहीं रहेगा तो सब्जी रहेगा, ठीक है ना। तो चाहे तो सब्जी चावल खाएंगे, नहीं तो दाल भात खाएंगे। उसी प्रकार से जब व्याकरण है तो व्याकरण है, हिंदी है तो हिंदी के साथ व्याकरण तो जरूरी है ना। हिंदी आपका भात हो गया तो उसके साथ व्याकरण दाल तो जरूरी है, ठीक है ना। तो दाल भात दोनों मिलेगा आपको, चिंता न करिए। तो अच्छा चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जल संसाधन के क्या उपयोग हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जल संसाधन का उपयोग बताइए, कि जल संसाधन का क्या क्या उपयोग है। पानी का उपयोग भी पढ़ाना पड़ेगा। बचपन से आप लोग पानी से खेलते आ रहे हैं, पानी के साथ जीते आ रहे हैं, पानी पीते आ रहे हैं, पानी से नहाते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई जल संसाधन का उपयोग तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जल का उपयोग हम लोग कहां कहां पर करते हैं, पानी का उपयोग हम लोग कहां कहां पर करते हैं। तो बउआ ध्यान से सुनिए, जल संसाधन का उपयोग कहां कहां पर, सबसे पहले तो पीते हैं,
तो वहां पर पानी का उपयोग होता है। फिर घरेलू कार्य में, घरेलू कार्य जैसे हो गया सब्जी बनाने में होता है, कोई भी खाना बनाने में होता है, फर्श को साफ करने में, घर का साफ सफाई करने में होता है, नहाने में होता है, कपड़ा साफ करने में होता है, सब जगह पे होता है, सिंचाई में होता है, बाथरूम में होता है, ठीक है ना, उद्योग में होता है, जल स्वास्थ्य में होता है, स्वच्छता में होता है, मल मूत्र विसर्जन वही बाथरूम में होता है, जल विद्युत के निर्माण में होता है, मछली पालने में होता है, कृषि कार्य करने में होता है, वानिकी में, जल क्रीड़ा मतलब जल में खेलने वाला जो बनाया जाता है, ठीक है ना, तो इन सब जगहों पर पानी का उपयोग किया जाता है, सबको पता है, ठीक है ना बाबू। तो पानी का उपयोग कहां कहां पर होता है, जैसे पूछ रहा है जल संसाधन का क्या उपयोग है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाए कि जल संसाधन का क्या उपयोग है, तो हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन जाएगा, पानी का उपयोग लिखना है। तो पानी का उपयोग आप लोग को ऐसे भी 10 को याद होगा कहां कहां पर पानी का उपयोग किया जाता है कि नहीं है। तो पानी का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से आपको आता है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको देख लीजिएगा, ठीक है बाबू। और कोई दिक्कत? हाँ ठीक है ना, और कोई दिक्कत तो नहीं ना है? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा आप लोगों को हम एक चीज बता देते हैं, देखो बाबू थोड़ा सा हमारा 2-3 दिन बीच में क्लास डिस्टर्ब होगा, ये 10th वाला। क्यों डिस्टर्ब होगा? क्योंकि अगर हम 12th में हिंदी की बात करें, 12th प्यारे बच्चों अगर हम हिंदी की बात करें तो 12th में हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, 12th में हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी हम पढ़ाते हैं। तो जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं 12th में, तो आर्ट्स वालों का हिंदी जो है वो 6 फरवरी को है, ठीक है ना, आर्ट्स वालों का हिंदी 6 फरवरी को है। तो 5 तारीख को ध्यान से सुन लिए भाई, 5 को शाम में, ठीक है ना, 5 को शाम में और फिर 6 को सुबह में, 6 को सुबह में, 5 को शाम में और 6 को सुबह में, ये दो क्लास 10th में हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि इधर हम जब 12th वालों का तैयारी कराएंगे तो 10th वालों को कैसे करवा पाएंगे। और फिर उसके बाद हम साइंस का बात करते हैं, ये तो आर्ट्स का हो गया साइंस। जो 12th में साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनका 9 फरवरी का एग्जाम है और 9 फरवरी से पहले संडे पड़ जाता है बाबू, ठीक है ना। तो ये जो आपका 9 फरवरी को एग्जाम है तो इसके लिए हम 7 फरवरी हो गया और 8 फरवरी हो गया, ठीक है ना। ये 7 फरवरी को शाम में, 7 फरवरी को शाम में, ठीक है ना, और 8 फरवरी को पूरा दिन, 8 फरवरी को पूरा दिन यानी कि सुबह शाम दोनों, और 9 फरवरी को, 9 फरवरी को सुबह में, 9 फरवरी को सुबह में। इतना क्लास प्यारे बच्चे हमारा जो है वो डिस्टर्ब रहेगा। तो जिस दिन हमारा ये क्लास नहीं है उस दिन आपका मैथ हो जाएगा। जो बच्चे बोल रहे थे ना कि मैथ सर जी अभी छूटा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 ये दिन ना आपको मैथ हो जाएगा। 5 दिन नहीं है तो दिन कम ही, एक है सिर्फ 6 तारीख को, 7 तारीख को और 8 तारीख को, बाकी तो 9 तारीख के सबको हम आपका क्लास लेवे करेंगे। तो भाई कुल मिलाकर के इतना दिन जो है वो आपका गणित होगा, ठीक है ना। क्योंकि इतना क्लास जो है वो हमको 12th में कम से कम लेना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का भी तो एग्जाम है। तो ये वाला जो क्लास है बाबू, जो हम डेट बता दिए हैं, सुबह शाम बता दिए हैं, इस दिन बर्नवाल सर आप लोगों का क्लास ले लेंगे, ठीक है ना। इस दिन बर्नवाल सर आप लोगों का क्लास ले लेंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पर्णपाती वनों का कोई 4 गो वृक्ष, कह रहा है कि पर्णपाती वनों का कोई 4 गो वृक्ष का नाम बताइए कि पर्णपाती वन में कौन कौन से वृक्ष होते हैं, ठीक है ना। पर्णपाती वनों का कोई 4 गो नाम पूछ रहा है वृक्ष का। तो लिखेंगे पर्णपाती वनों के 4 वृक्षों के नाम निम्नलिखित है। शीशम, शीशम का पेड़ तो आप सब लोग देखते होंगे, सबके तरफ शीशम का पेड़ होता है, ठीक है ना बाबू। शीशम का पेड़ तो सगरो होता है, तो शीशम हो गया। दूसरा प्यारे बच्चों महुआ हो गया, तीसरा याद रखिएगा आंवला हो गया, और चौथा याद रखिएगा बेल हो गया। तो शीशम, महुआ, आंवला और बेल, ये चारों जो पेड़ है वो पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। तो परीक्षा में सवाल आता है कि पर्णपाती वनों के कोई 4 वृक्ष का नाम लिखें, तो आप लोग इसका नाम लिख लीजिएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन,
10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन विनाश के दो प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। वन विनाश कि आखिर हम वन का विनाश क्यों कर रहे हैं, वन का विनाश कैसे हो रहा है। ठीक है ना बाबू, आज जो वनों का लगातार कटाई होते जा रहा है, पेड़ों का लगातार कटाई होते जा रहा है, क्यों होते जा रहा है, बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, वन विनाश के दो प्रमुख कारकों का उल्लेख करने के लिए तो लिखेंगे वन विनाश के दो प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। वन के विनाश के दो प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला, बढ़ती जनसंख्या के लिए भोज्य पदार्थ, आवास, शिक्षा, नए नए उद्योग आदि का विकास करना अति आवश्यक था, इसलिए वनों की सफाई करके ये सारी व्यवस्थाएं की गई। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है ना, वैसे वैसे पूरी जनसंख्या के लिए भोजन चाहिए। भोजन कहां से मिलेगा, खेत से मिलेगा। और भाई खेत तो बढ़ नहीं रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है लेकिन खेत तो उतना ही है, खेत तो नहीं बढ़ रहा है, तो वनों को काट करके खेत बनाया जा रहा है ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हम भोजन उपलब्ध कराएं। आवास की सुविधा, जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसको रहने के लिए आवास भी तो चाहिए ना, उसके लिए वनों को काटा जा रहा है। शिक्षा, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज वनों को काट करके बनाए जा रहे हैं। नए नए उद्योग, फैक्ट्री जो लग रहा है वो वनों को काट करके फैक्ट्री लगाया जा रहा है। तो अब बात एक ही है कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसके लिए हमको संसाधन जुटाना है, इसके लिए वनों को काट करके जगह बनाया जा रहा है। और दूसरा, पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण से वन का दोहन हो रहा है। अब जो पालतू पशु होता है जैसे गाय भैंस ये सब, उसको हम लोग क्या करते हैं, चराते हैं। और जब चराते हैं तो उसको ऐसे ही एकदम छुटा छोड़ देते हैं। वो क्या करता है कि नए नए जो पौधे हैं उन सबको खा जाता है, जिसके कारण फिर नए पौधे का, नए वन का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इसलिए अनियंत्रित पशुचारण से भी वन का दोहन होता है। ठीक है ना, अनियंत्रित पशुचारण से भी क्या होता है, वन का दोहन होता है। तो प्यारे बच्चों, वन विनाश के दो प्रमुख कारक के बारे में पूछ रहा था, तो वन विनाश के दो प्रमुख कारक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोगों का एकदम कंप्लीट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है। 11 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है। परमाणु शक्ति तो लिखेंगे कि परमाणु शक्ति मुख्य रूप से उन खनिजों से प्राप्त होती है जिसमें रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं। वैसा खनिज जिसमें रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं उससे क्या प्राप्त होता है, परमाणु शक्ति। अब कौन सा ऐसा जो तत्व है उसमें रेडियोधर्मी होता है, तो यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया और प्लूटोनियम हो गया। ये सभी रेडियोधर्मी खनिज हैं, तो इससे क्या बनता है, परमाणु शक्ति बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जिसमें भी रेडियोधर्मी खनिज पाया जाता है उससे परमाणु शक्ति बनता है। जवाब याद रखिएगा, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। इससे मतलब इसको रेडियोधर्मी जो तत्व है वो कहा जाता है और इससे परमाणु शक्ति बनता है। याद रखिएगा। बोलो बाबू, याद रहेगा? याद रहेगा ना? याद रखिएगा। तो यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया और प्लूटोनियम हो गया, इसको आप लोग जरूर याद रखिए। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। बताओ बाबू, हैं? बताइए जल्दी जल्दी से। हाँ सर, सेट दे दीजिए। सेट दे देंगे बाबू, सेट तो आपको हम बोले हैं ना। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर उतना दिन छुट्टी दे रहे हैं तो आप जो सेट देने के लिए बोले थे वो दे दीजिए। हम आपको पहले बोल दिए हैं कि हम सेट देंगे। और डेट आपसे कब का लिए थे? 5 तारीख या 6 तारीख का हम डेट लिए थे। और हम छुट्टी देने के लिए कब बोल रहे हैं? 5 के बाद। ठीक है ना बाबू? देखिए 5 तारीख को शाम में, तो तब तक तो सेट हम आपको दे ना देंगे। आप बैठ के अपना प्रैक्टिस करिएगा, तो दे देंगे, चिंता नहीं करिए। और क्लास भी आपका चलते रहेगा, छुट्टी नहीं रहेगा। छुट्टी आपका बिल्कुल नहीं रहेगा, ये मत सोचिए कि छुट्टी रहेगा। मैथ वाला क्लास चलेगा, ठीक है ना। चलिए जी, देखिए कह रहा है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम से हम लोग क्या क्या का निर्माण कर सकते हैं, तो लिखेंगे पेट्रोलियम से लिखेंगे मुख्य वस्तुएं जो पेट्रोलियम से बनती है। क्या क्या बनता है भाई? पेट्रोल बनता है, वही जिससे हम लोग मोटरसाइकिल में, कार में डाल करके चलाते हैं, पेट्रोल। पेट्रोल के बाद डीजल हो गया, डीजल के बाद मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं किरोसिन तेल, उसके बाद एलपीजी, उसके बाद फ्यूल ऑयल,
फ्यूल ऑयल, और फिर जेट फ्यूल जो वायुयान वाला जो पेट्रोल होता है। वायुयान का पेट्रोल अलग होता है, ये मत सोचिएगा कि हम लोगों के मोटरसाइकिल में जो डलाता है वही वायुयान में डलाता है, ठीक है ना। आप लोग के मोटरसाइकिल वाला वायुयान में नहीं डलाता है, वायुयान वाला आपका अगर आपको मोटरसाइकिल में डाल दे आपका मोटरसाइकिल में उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो बाबू ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से बहुत सारा चीज बनता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है ना, और एलपीजी हो गया, ये फ्यूल ऑयल हो गया, जेट ऑयल हो गया, इन सब चीजों को बनाया जाता है। इसके अलावा ग्रीस, अभी बताए थे, ग्रीस हो गया, मशीन ऑयल हो गया, इंजन ऑयल हो गया जिसको मोबिल कहते हैं। तो ये सब चीजें ना पेट्रोलियम से ही बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सारा चीज जो है बाबू मोबिल बनता है, ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री के अंतिम चैप्टर से प्रश्न नहीं आता है ना के बराबर, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आएगा उसको हम करवा दिए हैं आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन आता है हम उसको लघुतरीय में करवा दिए हैं, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। चलिए बाबू यहां तक समझ में आ गया पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, ये आप लोग बना लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि भारत की किन्हीं 2 रोपण फसलों का नाम लिखें। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किन्हीं 2 रोपण फसलों का नाम। रोपण फसल मतलब क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं व्यापारिक फसल। रोपण फसल को हम कह सकते हैं व्यापारिक फसल, ध्यान रखिएगा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे बाबू? तो रोपण फसल को हम व्यापारिक फसल कहते हैं, तो लिखेंगे कि रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। भारत की 2 रोपण फसलों गन्ना और चाय है। अगर भारत की 2 मुख्य रोपण फसलों के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, पहला तो गन्ना हो जाएगा और दूसरा चाय हो जाएगा। तो गन्ना और चाय ये 2 मुख्य रूप से रोपण फसल है, ये दोनों को हम व्यापारिक फसल भी कहते हैं। तो गन्ना चाय हो गया, इसके अलावा भी अन्य रोपण फसलें उत्पादित की जाती है, जैसे कॉफी हो गया, तंबाकू हो गया, और क्या हो सकता है, काजू हो गया, और भी बहुत सारा चीज होगा, केला का खेती हो जाएगा। ये सब रोपण फसलों का ही एग्जाम्पल है। यानी कि जो भी फसल व्यापार के दृष्टिकोण से उपजाया जाता है उसको रोपण फसल कहते हैं, ठीक है ना। जो फसल व्यापार के दृष्टिकोण से उपजाया जाता है उसको रोपण फसल कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। जो भी फसल व्यापार के दृष्टिकोण से होता है उसको रोपण फसल कहते हैं। बस आराम से लिख लीजिएगा कि रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। भारत की 2 ये मतलब 2 रोपण फसल का नाम पूछ रहा है, तो चाय बता दीजिए, गन्ना बता दीजिए, कॉफी बता दीजिए, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला 14 नंबर क्वेश्चन, गोंडवाना समूह के कोयले का, ये कोयला क्षेत्रों के नाम। देखो बाबू आपको बताए थे ना कि भारत में जितना भी कोयला है उसको 2 समूह में बांटा गया है, एक तो गोंडवाना समूह है और दूसरा है टर्शियरी समूह, बताए थे ना। कोयला क्षेत्र में मुख्य रूप से 2 कोयला क्षेत्र है, एक हो जाता है गोंडवाना समूह जिसके बारे में ये प्रश्न कर रहा है कि गोंडवाना समूह के बारे में बताइए। तो एक हो गया गोंडवाना समूह और दूसरा क्या होता है, टर्शियरी समूह होता है, टर्शियरी। तो यहां पूछ रहा है कि गोंडवाना समूह के 4 कोयला क्षेत्र, कहां कहां पर गोंडवाना समूह पाया जाता है, गोंडवाना समूह का कोयला। तो लिखेंगे गोंडवाना समूह के कोई 4 कोयला क्षेत्र के नाम निम्नलिखित है। पहला दामोदर घाटी, पहला क्या हो गया बाबू, दामोदर घाटी, एकदम ध्यान से सुन लीजिए। तो दामोदर घाटी जहां पर गोंडवाना समूह का कोयला है, सोन घाटी जहां दामोदर समूह का कोयला है, महानदी घाटी तथा वार्धा गोदावरी घाटी। तो ये सब जो घाटी है जहां पर कि गोंडवाना समूह का कोयला देखने के लिए मिलता है। तो परीक्षा में सवाल आता है कि गोंडवाना समूह के 4 कोयला क्षेत्र के नाम लिखें, आराम से लिख दीजिएगा, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और वार्धा गोदावरी घाटी, ये सब चीजें आप लोग लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बउआ, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खनिजों की विशेषताएं बताइए। खनिज का विशेषता, खनिज का क्या विशेषता होता है भाई? तो खनिज का विशेषता क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे कि खनिजों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। खनिजों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला, खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। खनिज जो होता है उसको कोई मानव नहीं बनाता है, कृत्रिम संसाधन नहीं है खनिज, आप लोग याद रखिएगा। खनिज मानवीय संसाधन है बाबू, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो खनिज क्या है? मानवीय संसाधन है। ये सॉरी, मानवीय संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन है। तो पहला तो लिखेंगे कि खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। दूसरा, खनिज जो है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं।
खनिज जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। और तीसरा याद रखिएगा कि खनिज अकार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। जो खनिज होता है यह अकार्बनिक पदार्थ से बनता है, खनिज कार्बनिक पदार्थ से नहीं बनता है। बार बार हम कह रहे हैं खनिज जो है वो अकार्बनिक पदार्थ से बनता है। चौथा, खनिजों का वितरण पृथ्वी पर समान रूप से नहीं होता है, कुछ क्षेत्रों में वे अधिक पाए जाते हैं तो कुछ में कम। तो ये खनिज का 4 विशेषता है, इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। पहला, खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। दूसरा, खनिज जो है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरा, खनिज अकार्बनिक पदार्थ से बने होते हैं। और चौथा, खनिजों का वितरण पृथ्वी पर समान रूप से नहीं होता है, कहीं पर खनिज है तो कहीं पर खनिज नहीं है। तो खनिजों का वितरण जो है वो असमान होता है, कुछ ही क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं, बहुत कम क्षेत्रों में। ठीक है ना। तो खनिज का विशेषता पूछ रहा था तो आराम से आप लोग खनिज का विशेषता बतला दीजिएगा। क्लियर हो गया बाबू? खनिज का विशेषता आराम से आप लोग बता दीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? झारखंड के 2 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए। झारखंड के 2 कोयला क्षेत्र। जितना भी कोयला है, अधिकांश कोयला तो झारखंड में है कि नहीं है? अधिकांश कोयला आपको कहां देखने के लिए मिलेगा? झारखंड में। झारखंड में कोयला का भंडार है, ठीक है ना। कोयला का है, अबरक का है, लोहा भी पाया जाता है। झारखंड में बहुत सारा खनिज है। बिहार से तो पूरा खनिज छट करके सब झारखंड में चल गया जब से बिहार झारखंड से अलग हुआ, ठीक है ना। चलो बाबू, तो कह रहा है कि झारखंड के 2 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए। कहां कहां पर झारखंड में कोयला मिलता है? तो लिखेंगे झारखंड में 2 कोयला क्षेत्र कौन कौन सा है? एक तो झरिया हो गया और दूसरा बोकारो हो गया। झरिया और बोकारो ये झारखंड का 2 मुख्य कोयला क्षेत्र है, याद रखना भाई। झारखंड का 2 मुख्य कोयला क्षेत्र कौन कौन हो गया? एक तो हो गया झरिया और दूसरा हो गया बोकारो। झरिया जो धनबाद जिले में स्थित है, धनबाद जिला आप लोग जानते होंगे झारखंड का, तो झरिया वहीं स्थित है जहां पर कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, जिसमें कोकिंग कोयला का एक बड़ा भंडार है। कोकिंग कोयला क्या होता है? जिस कोयला से खाना बनाया जाता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं कोकिंग कोयला। COO के कुक मतलब खाना बनाना होता है ना। बाबू बताओ जल्दी से, अंग्रेजी थोड़ा सा पढ़े होंगे आप लोग हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कोकिंग कोयला मतलब वैसा कोयला जिससे कि खाना बनाया जाता है, उसी को कहते हैं कोकिंग कोयला। तो झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है जो कि धनबाद जिले में पड़ता है, वहां पर कोयला का विशाल भंडार है और खास करके कोकिंग कोयला जिससे खाना बनता है। बोकारो कोयला क्षेत्र भी झारखंड में एक महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है, मतलब बोकारो में भी बहुत ज्यादा कोयला बनता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सर हम झारखंड गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वहां देखे होंगे कोयला बहुत ज्यादा होता है और अबरक भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो झारखंड का 2 कोयला क्षेत्र का नाम आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख लीजिएगा। कंप्लीट हो जाएगा बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन एक बार बताओ जल्दी से। 16 नंबर क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, जल्दी जल्दी से बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो झारखंड के 2 कोयला क्षेत्रों के नाम आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो तापीय प्रदूषण होता है उसको परिभाषित करिए। तापीय प्रदूषण क्वेश्चन है कि तापीय प्रदूषण को परिभाषित करें। तो बउआ तापीय प्रदूषण का होता है, लिखेंगे कि जब उद्योगों, विद्युत संयंत्रों या कारखानों से निकलने वाला गर्म जल या गर्म अपशिष्ट नदियों, झीलों या अन्य जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल का तापमान बढ़ जाता है, तो उसे तापीय प्रदूषण कहते हैं। तापीय मतलब तापमान होता है ना, तापीय मतलब तापमान। तो लिखेंगे कि जब उद्योगों, विद्युत संयंत्रों या कारखानों से निकलने वाला गर्म जल, चाहे उद्योग हो जाए, चाहे विद्युत संयंत्र हो जाए, चाहे कारखाना हो जाए, सब जगह से पानी तो निकलता है, मशीन चलता है तो गर्म पानी निकलता है। और उस गर्म पानी को अगर हम डायरेक्ट नदी में बहा दें, झील में बहा दें, चाहे कोई भी जल स्रोत हो, तालाब हो, ठीक है ना, अगर हम डायरेक्ट फैक्ट्री से निकलने वाले, विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले, उद्योगों से निकलने वाले गर्म पानी को अगर डायरेक्ट हम जल स्रोतों में प्रवाहित करवा देते हैं तो जल का तापमान बढ़ जाता है।
जल का तापमान बढ़ जाएगा तो जल में रहने वाले जो जलीय जीव हैं वो मर जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं? तापीय प्रदूषण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तापीय प्रदूषण कहा जाता है। याद रहेगा बाबू, इसी को तापीय प्रदूषण कहा जाता है, याद रखिएगा। बोलिए, याद रहेगा? हाँ, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, तापीय प्रदूषण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। बताओ भाई जल्दी जल्दी से, मैग्नीज का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है? आपको पता है? बताओ बाबू जल्दी जल्दी से, मैग्नीज का उपयोग कहां कहां पर होता है? आपको पता है, जानकारी है? हाँ, भूगोल आज पूरा खत्म नहीं होगा, भूगोल इतना भी छोटा नहीं है, भूगोल थोड़ा बड़ा है, तो इसमें कम से कम 2 क्लास तो लग ही जाएगा, ठीक है ना? आज और कल 2 क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे। बताइए, मैग्नीज का उपयोग कहां कहां पर होता है? तो लिखेंगे, मैग्नीज जो है वो मुख्य रूप से जंग रोधी इस्पात बनाने तथा लोहा और मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने के उपयोग में काम आता है। तो मैग्नीज का उपयोग कहां कहां पर होता है? पहला तो हो गया, मैग्नीज का उपयोग होता है जंग रोधी इस्पात बनाने में, तथा लोहा और मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने के उपयोग में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में, और ध्यान रखिएगा, मैग्नीज का उपयोग और कहां पर होता है? तो शुष्क बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी में, चमड़ा और माचिस उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ इसका उपयोग पेंट में हो गया, कीटनाशक दवाओं के बनाने में भी उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो मैग्नीज का उपयोग पर प्रकाश डालने के लिए बोल रहा था, तो आराम से आप लोग मैग्नीज का उपयोग लिख लीजिएगा कि मैग्नीज मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने तथा लोहा और मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने के उपयोग में काम आता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी में, चमड़ा और माचिस उद्योग में भी होता है। साथ ही साथ इसका उपयोग पेंट और कीटनाशक दवाओं के बनाने में भी किया जाता है। तो वो मैट्रिक का उपयोग, ये मैट्रिक का नहीं, मैग्नीज का उपयोग पूछ रहा था, तो मैग्नीज का उपयोग आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है ना? दूसरी पाली का क्लास ले। अरे भाई कितना बार समझाएं कि खाली पहली पाली का करवा रहे हैं, कि पहली दूसरी दोनों सीटिंग का करवा रहे हैं दोस्त। ये जो अब क्लास करवा रहे हैं ना, ये खाली पहली सीटिंग का नहीं है, पहली सीटिंग का भी है और पहली दूसरी दोनों का भी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ, आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दीजिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय हम आपको बताए थे कि नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है। तो देखो, अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है? जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सके, जिसका संसाधन, ये जिसका भंडार सीमित ना हो। बार बार हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं ना, तो लिखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उत्पादन निम्नलिखित है। पहला हो गया बाबू सौर ऊर्जा। सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। तो सूर्य का प्रकाश क्या कभी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय है। दूसरा है क्या? पवन ऊर्जा। हवा से ऊर्जा बनता है। तो भाई मेरे, हवा की गति से चलने वाले पवन चक्की की जो प्राप्त ऊर्जा है, हवा कभी खत्म होने वाला चीज है? नहीं खत्म होने वाला चीज है। जल विद्युत ऊर्जा। तो बाबू जल विद्युत ऊर्जा क्या होता है? बहते या गिरते जल से प्राप्त ऊर्जा। पानी को बांध बना करके रोकते हैं, फिर पानी को गिरा करके क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं, विद्युत का निर्माण करते हैं। तो जल से प्राप्त ऊर्जा भी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। और फिर है जैव ऊर्जा, जैसे पौधों, पशुओं के अपशिष्ट और गोबर आदि से प्राप्त ऊर्जा, जैसे गोबर गैस से सब बनाते हैं। तो ये सब भी क्या हो गया? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो भाई नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण पूछ रहा था, तो हम नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दे देंगे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और जैव ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा के ये 4 स्रोत आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। हो जाएगा बाबू? जल्दी से बताओ। नवीकरणीय के ये 4 गो स्रोत आप लोग खूब बढ़िया से लिख लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? लो भाई 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सूर्य के प्रकाश से होता है। हम लोग क्या करते हैं? अपने छत पर सौर प्लेट लगा देते हैं जिसमें सिलिकॉन धातु होता है। तो सिलिकॉन धातु नहीं है, सॉरी। तो ठीक है ना, तो ध्यान रखना बाबू, ये जो छत होता है ना हम लोगों का, छत के ऊपर देखते हैं ना सौर प्लेट लगा देते हैं, है कि नहीं है? सौर प्लेट लगा देते हैं। तो सौर प्लेट
पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सौर प्लेट उस सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन तो लिखेंगे सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य की रोशनी से किया जाता है। सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है ना। इसके लिए सोलर पैनल या सौर सेल लगाए जाते हैं। सोलर पैनल लगता है या सौर सेल लगता है, और जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो बिजली बना देते हैं। कभी कभी सूर्य की गर्मी से पानी गर्म करके भाप बनाई जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है उससे पानी को गर्म करके उससे भाप भी बनाया जाता है, जिससे बिजली पैदा की जाती है। सौर ऊर्जा एक साफ, सस्ती और दोबारा बनाने वाली ऊर्जा है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। सौर ऊर्जा से क्या प्रदूषण होता है? नहीं होता है। सौर ऊर्जा डायरेक्ट, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट सौर प्लेट पर पड़ता है या सोलर सेल उससे चार्ज होता है और आराम से बिजली का निर्माण होता है, उससे कोई प्रदूषण भी नहीं है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। हम लोग खूब बढ़िया से लिख लेंगे कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। ठीक है बाबू, याद रखिए। क्लियर ना? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 21वां नंबर कह रहा है, 21वां नंबर क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है बउआ चिपको आंदोलन क्या है। क्या लिखेंगे चिपको आंदोलन के बारे में, जरा बताओ भाई। लिखेंगे चिपको आंदोलन। आपको पता है ना कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में अनपढ़ जनजातियों के द्वारा वृक्षों की रक्षा करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया था जिसको चिपको आंदोलन कहा गया। इसमें क्या होता था कि जो जनजाति लोग होते थे, जनजाति मतलब आदिवासी लोग, वे लोग पेड़ों के साथ जाकर के चिपक जाते थे। क्योंकि ठेकेदार आता था पेड़ काटने के लिए, तो ये जनजाति लोग पेड़ों के साथ जाकर के चिपक जाते थे कि पहले हमको काटो तब पेड़ को काटना, ताकि पेड़ को बचाया जा सके। और इस आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा। तो लिखेंगे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों के द्वारा 1972 ईस्वी में एक विशेष आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ पौधों को काटते देख करके बचाने के लिए पेड़ पौधों को अपने आगोश में लेकर के घेर करके उनकी रक्षा करते थे, जिसे चिपको आंदोलन कहा गया। याद हो जाएगा? हाँ, तो ध्यान रखिएगा चिपको आंदोलन तो बहुत बार आपको बताया भी गया है, बहुत आसान भी है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है बाबू। तो चिपको आंदोलन याद रखिएगा कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों के द्वारा 1972 में एक विशेष आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके तहत स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ को बचाने के लिए पेड़ को अपनी आगोश में ले लेते थे, यानी कि पेड़ को घेर करके खड़ा हो जाते थे और पेड़ को बचाते थे। इसे ही चिपको आंदोलन कहा गया। ठीक है ना, याद रखिएगा। हो जाएगा ना याद बाबू चिपको आंदोलन? चिपको आंदोलन याद हो जाएगा? एक बार जल्दी से बता दीजिए यस और नो। यस, बहुत बढ़िया से याद कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि लौह अयस्कों के नाम लिखिए। लौह अयस्कों का नाम, लौह अयस्क क्या होता है? तो बाबू लौह अयस्कों के नाम के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो लौह अयस्कों के नाम लिखेंगे। पहला नाम है हेमेटाइट। पहला नाम क्या है? हेमेटाइट, याद रखिएगा। इसमें 68% लौह अंश होता है, इसे लाल अयस्क भी कहते हैं। लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आप लोग पढ़े होंगे। तो हेमेटाइट जिसमें कि लोहे का अंश सबसे ज्यादा होता है 68%। दूसरा होता है बाबू मैग्नेटाइट, इसमें 60% लोहे का अंश होता है। मैग्नेटाइट में लोहा का अंश कितना है? 60%, इसे काला अयस्क भी कहते हैं। हेमेटाइट में सबसे ज्यादा लोहा का अंश है 68%, तो इसलिए इसको लाल अयस्क कहते हैं। आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि लाल अयस्क किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे देगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, इनमें से कोई नहीं। तो लाल अयस्क किसको कहते हैं? हेमेटाइट को लाल अयस्क कहा जाता है। काला अयस्क पूछेगा तो काला अयस्क मैग्नेटाइट को कहा जाएगा। और लिमोनाइट, इसमें 40% लोहे का अंश होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे पीला अयस्क भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? पीला अयस्क कहते हैं बाबू, याद रखिएगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ जल्दी से, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेल्टा मृदा, ध्यान से सुनो बाबू।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा मृदा की विशेषताएं लिखिए। डेल्टा मृदा की क्या विशेषता है? ठीक है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा मृदा की क्या विशेषता है, उसको लिखना है। तो लिखेंगे डेल्टा मृदा जिसे जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। डेल्टा मृदा को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनी होती है, जो नदियों के मुहाने पर जमा हो जाती है। यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है और कृषि के लिए बड़ा उपयुक्त भी होता है। तो देखो बाबू, डेल्टा मृदा की विशेषता आपसे पूछ रहा था, तो डेल्टा मृदा के बारे में हम लिखेंगे कि जिसे जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनी होती है। यानी कि नदी अपने साथ बहुत सारे मिट्टी को बहा करके, मिट्टी और वायु के कण होता है जिसको बहा करके लाता है, मिट्टी और बालू के कण। तो ध्यान रखिएगा कि डेल्टा मृदा उसी को कहा जाता है कि जो कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनी होती है, जो नदियों के मुहाने पर जमा हो जाती है। यह मृदा बहुत कम, ये मतलब बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और कृषि के लिए उपयुक्त भी होता है। आमतौर पर कहते हैं ना जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं ना कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी कहते हैं। नदी के जो किनारा होता है वहां पर जलोढ़ मिट्टी ज्यादा होता है, तो यही डेल्टा मृदा है। डेल्टा मृदा की विशेषता क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा था कि डेल्टा मृदा की विशेषता बताइए। भाई क्वेश्चन में तो सिर्फ विशेषता पूछ रहा था, लेकिन हम आपको थोड़ा सा डेल्टा मृदा के बारे में समझा भी दिए। तो डेल्टा मृदा की विशेषता क्या है? पहला है कि यह उपजाऊ होता है। डेल्टा मृदा की यह विशेषता है, पहला विशेषता तो यह है कि यह उपजाऊ होता है। डेल्टा मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जो इसे कृषि के लिए बहुत उपजाऊ बनाती है। ठीक है ना, तो डेल्टा मृदा जो है वो कृषि के लिए, कृषि कार्य के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है? उपजाऊ होता है। दूसरा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है बाबू, दूसरा आप लोग याद रखिएगा कि बारीक बनावट। यह मृदा आमतौर पर बारीक कणों से, मतलब बहुत महीन महीन कणों से मिलकर के बना होता है। तीसरा, नमी बनाए रखने की क्षमता। जो डेल्टा मृदा है उसमें नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है ना, तो डेल्टा मृदा में नमी बनाए रखने की अच्छी क्षमता होती है, जो पौधों के विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। ठीक है, और फिर उसके बाद पोषक तत्वों से भरपूर, यानी कि इस मृदा में पोषक तत्वों का सही अनुपात होता है, जो पौधों को विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा बाबू कि ये सभी डेल्टा मृदा की विशेषता है, यानी कि वैसी मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है उसकी ये विशेषता है, याद रखिएगा। तो डेल्टा मृदा के बारे में पूरा सब आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिला दिया गया है, पहले आपको बता देते हैं। एक तो है कि संसाधन क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा है संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। देखो बाबू, अगर अलग अलग पूछेगा तो ये लघु तरीके का प्रश्न बनेगा, अगर दोनों एक के साथ पूछेगा तो ये दीर्घ तरीके का प्रश्न बनेगा। हम पहले आपको बता दिए, यानी कि ये मत सोचिएगा कि सर इतना बड़ा लघु तरीके का प्रश्न है, नहीं, लघु तरीके का इतना बड़ा आंसर नहीं है। ये दोनों को मिलाकर कितना बड़ा है, यानी कि दीर्घ तरीके है। अगर अलग अलग पूछेगा तो आधा आधा हो जाएगा, तो ये लघु तरीके का बन जाएगा। कह रहा है कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या है। ठीक है ना बाबू, तो लिखेंगे कि प्रकृति के द्वारा दी हुई संसार की सारी वस्तुएं, जिसे मानव अपनी बुद्धि, तकनीक, कुशलता, ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार परिणत करके अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग करके जीवन यापन करता है, उसी को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। याद रहेगा, याद रखिएगा, प्रकृति के द्वारा दी हुई संसार की सारी वस्तुएं, प्रकृति के द्वारा दी हुई संसार की जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, सबका उपयोग मानव अपनी बुद्धि, बल, क्षमता के अनुसार करता है और अपना जीवन यापन करता है। इसी को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों की बहुत अहम भूमिका होती है। अगर सभ्यता संस्कृति की बात किया जाए तो संसाधनों की बहुत अहम भूमिका है। क्या क्या है? तो संसाधनों को विवेकपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले, इसलिए संसाधन संरक्षण क्या है? बहुत जरूरी है। ठीक है ना, भविष्य में आने वाले सभी पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले, इसलिए संसाधन संरक्षण बहुत जरूरी है। तो संसाधन का बचाव करना क्या है? बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को संसाधन इसी रूप में मिले, जिस रूप में संसाधन हमें मिला था। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को संसाधन ऐसे मिलना चाहिए, तो इसलिए संसाधन के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। संसाधन का संरक्षण पूछ रहा था कि संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, क्या महत्व है इसका, क्यों कर सकते हैं, यह भी याद रखिएगा। आगे बता दीजिए ये क्वेश्चन बाबू,
जलोढ़ मृदा की विशेषताओं का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। बताओ जल्दी से, 25वां नंबर क्वेश्चन। ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना जो हम क्वेश्चन बैंक जब उलटते हैं तो देखते हैं कि कई बार लघु उत्तरीय में भी पूछ दिया है और कई बार दीर्घ उत्तरीय में भी ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो लघु और दीर्घ दोनों के लिए काम में आता है। हाँ बताओ बाबू। ठीक है बाबू, यहां तक में कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दीजिए, बताओ जल्दी से। यहां तक में अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जलोढ़ मृदा की विशेषताओं का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। जलोढ़ मृदा की क्या विशेषता है? जलोढ़ मृदा की विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे जलोढ़ मृदा की विशेषता है कि यह नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई गाद से बनती है। जलोढ़ मृदा की विशेषता है कि यह नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई गाद से बनती है। ठीक है ना। अभी आपको बताए हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी है, जिसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है और ये बहुत ज्यादा क्या होता है, उपजाऊ होता है। तो लिखेंगे कि ये जलोढ़ मृदा की विशेषता है कि यह नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई गाद से बनती है। यह मिट्टी विभिन्न प्रकार के जो कण हैं उनसे मिलकर के बनी होती है, जैसे रेत हो गया, गाद हो गया और चिकनी मिट्टी, और यह बहुत ज्यादा क्या होता है, उपजाऊ भी होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान, गुजरात और पूर्व तटीय मैदान स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के तट पर बसे राज्यों में मिलती है। इस मिट्टी में मुख्यतः गन्ना का खेती होता है, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है, जो दोमट मिट्टी है, इसमें गन्ना का, चावल का, गेहूं का, मकई का, दलहन, ये सब फसलों का उत्पादन होता है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा क्षेत्र कहते हैं और यह मक्का की खेती के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। तो यहां पर जलोढ़ मृदा की विशेषता का एक टिप्पणी पूछ रहा था, तो जलोढ़ मृदा की विशेषता का एक छोटा सा टिप्पणी हम लोग यहां पे लिख दिए। ठीक है ना, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नदियों के प्रदूषण का क्या कारण है, बताओ भाई। भारत की नदियों के प्रदूषण का कारण, आखिर भारत के जो नदी हैं वो क्यों प्रदूषित हो रहे हैं, आखिर भारत के जो नदी हैं ये प्रदूषित क्यों हो रहे हैं। तो लिखेंगे कि भारत के नदियों के प्रदूषित होने के कारण कुछ इस प्रकार हैं। पहला, जो कल कारखाने हैं बाबू, जिसको कि फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है ना, तो कल कारखाने और उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल, कचरा अथवा अवांछनीय तत्वों का नदी में सीधे सीधे प्रवाहित कर देना। यानी कि जो कल कारखाने हैं, उद्योगों से निकलने वाले जो दूषित जल है, कचरा जो है, जो वांछनीय तत्व है, उसको नदी में सीधे सीधे प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है ना, नदी में सीधे सीधे प्रवाहित कर दिया जाता है। दूसरा याद रखिएगा, नदियों में मृत पशु पक्षियों को डालने से, कोई भी पशु पक्षी मर जाता है तो हम उसको नदी में फेंक देते हैं कि कहीं बह करके चला जाएगा। अरे बह करके कहां चला जाएगा, वो तो पानी को दूषित कर दिया। तो याद रखिएगा कि नदियों में मृत पशु पक्षियों को डालने से, मवेशियों को नहलाने से, गंदी नालियों को जोड़ने से नदियां क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है, याद रखिएगा। और तीसरा, अत्यधिक उर्वरक का उपयोग से, बहुत ज्यादा अगर हम उर्वरक का उपयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा उर्वरक के उपयोग से वर्षा जल उर्वरकों का साथ लेकर नदी में समाहित हो जाते हैं, जिससे वह विषैली भी हो जाती है। यानी कि हम बहुत ज्यादा खाद का प्रयोग करते हैं, यूरिया, डीएपी, ये सब जो खाद हम लोग डालते हैं ना खेतों में, उससे भी नदी का जल बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है, पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है। क्योंकि बाढ़ आता है, खेत से होते हुए ही पानी नदी में जाता है, तो भाई क्या होता है, नदी का पानी भी क्या होता है, दूषित हो जाता है। तो कई तरह का चीज है। पहला तो कि कल कारखाने, फैक्ट्री से जो निकलने वाले गंदे पानी है उसको नदियों में प्रवाहित कर देते हैं तो नदी प्रदूषित हो जाता है। दूसरा है कि जो मृत पशु पक्षी हैं उसको हम नदियों में फेंक देते हैं तो नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। और तीसरा, अत्यधिक उर्वरक का उपयोग करते हैं तो भी नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। भारत की नदियों के प्रदूषित होने के यही सब मुख्य कारण है। ठीक है बाबू, जल्दी जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर? ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन जो है बाबू एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन इसको नहीं कहेंगे, ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है।
कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण और पुनः चक्रण की विधियों का वर्णन करें। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण और पुनः चक्रण, वर्षा के जल को कैसे जमा किया जा सकता है। क्वेश्चन ये ना पूछ रहा है कि वर्षा के जल को कैसे जमा किया जा सकता है। तो भाई वर्षा के जल को हम कैसे जमा कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, उस अनुसार से आंसर देना पड़ेगा। तो वर्षा जल संग्रहण और पुनः चक्रण की विधियों का वर्णन, तो वर्षा जल को कैसे जमा कर, लिखेंगे वर्षा जल की मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अधिक भूमिका है, बहुत अधिक भूमिका है वर्षा जल का। वर्षा जल के कारण ही नदियों, तालाब, पोखरों, नहर आदि जल स्रोतों में जल को संग्रहित करके कृषि से संबंधित आंतरिक और बाहरी कार्य किए जाते हैं। यानी कि जो जल है प्यारे बच्चों, वर्षा का जल, उसको जमा करके हम बहुत सारा कार्य करते हैं। वर्षा का जल नदी में, तालाब में, पोखर में, नहर में, इन सब जगहों पर क्या होता है, जाकर के जमा हो जाता है। वर्षा जल के फलस्वरूप ही मिट्टी में नमी बनी रहती है। इतना वर्षा का पानी होता है, वर्षा के पानी के कारण ही मिट्टी में क्या होता है, नमी बना रहता है, और सुखाड़ जैसे प्राकृतिक आपदा से हमें राहत मिलती है। यानी कि वर्षा का जल जो होता है उसी से हमें क्या मिलता है, सुखाड़ मिलती है, मतलब सुखाड़ से राहत मिलता है। अब कह रहा है कि वर्षा जल के पुनः चक्रण की विधि बताइए। तो लिखेंगे कि वर्षा जल को पुनः चक्रण का विधि निम्नलिखित है। पहला, वर्षा जल की पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा नदी की धारा की रास्ता बदल करके खेतों में सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसे कुलिया धूल कहते हैं। यानी कि जो वर्षा का जल है उसको पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा नदी की धारा की रास्ता बदल करके कई जगहों पर उसका उपयोग करते हैं और सिंचाई करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, वर्षा की जल से सिंचाई, ठीक है ना। वर्षा की जल से क्या हो गया, सिंचाई हो गया। खेतों को जो सींचने का काम होता है वो वर्षा के जल से होता है, तो एक तो वो हो गया। दूसरा, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है, जिसे राजस्थान के जैसलमेर में खादिर या जोहड़ के नाम से जानते हैं। यानी कि जो शुष्क क्षेत्र है, ठीक है ना, वहां पर वर्षा जल को जमा करने के लिए गड्ढा का निर्माण करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, उसी में वर्षा का पानी क्या होता है, जमा हो जाता है। तीसरा है, राजस्थान राज्य के ही बिरानो, फलौदी और बाडोर जैसे शुष्क क्षेत्रों में जो पेयजल है उसका संचय भूमिगत टैंक से किया जाता है, जिसे टांका कहते हैं। यानी कि जो राजस्थान में अगर आप चले जाएंगे तो राजस्थान में वर्षा के पानी को कैसे जमा किया जाता है, टैंक बना करके, धरती के नीचे ही टैंक खोद दिया जाता है और उसी टैंक में पानी को जमा किया जाता है। और कर्नाटक के मैसूर जिले में छत जल संग्रहण की व्यवस्था है, छत पर भी बड़का बड़का टैंक बना करके वर्षा के जल को जमा किया जाता है, वर्षा के जल को रोका जाता है। तो अलग अलग तरह का चीजें बाबू, इसको आप लोग याद रखिएगा। वर्षा जल का कई तरीके से हम लोग संग्रहण आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। भाई पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा तो महत्वपूर्ण वने हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण के लिए वन जरूरी क्यों है। भाई बहुत तरह से कह सकते हैं कि पर्यावरण के लिए वन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखेंगे हम लोग आगे, पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। तो लिखेंगे कि वन मानव सभ्यता और विकास का सर्वप्रथम जरिया था। मानव सभ्यता का अगर विकास भी हुआ है तो इसमें वन का योगदान बहुत ज्यादा है। तो वन जो है वो मानव सभ्यता और विकास का सर्वप्रथम जरिया था। आदिकाल से ही वन और वन में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का सदुपयोग होते आ रहे हैं, वर्तमान समय में इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा कि वन का उपयोग हम लोग बहुत समय पहले से करते आ रहे हैं और अब तो इसका बहुत ज्यादा और भी महत्व बढ़ जाता है, और हमेशा से वन का महत्व रहा है। क्योंकि वन का केवल वन जो है वो केवल वर्षा में ही सहायक नहीं है। वन के कारण सिर्फ वर्षा ही नहीं होता है, बल्कि जलवायु नियंत्रण, आहार श्रृंखला, ईंधन, फर्नीचर आदि जैसे जीवन उपयोगी कार्यों में भी सहायक होता है। मतलब वन जो है वो और भी कई जगहों पर सहायक होता है। यदि 33% क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टिकोण से वन रहे तो समय पर वर्षा भी होगा, मिट्टी अपरदन पर रोक और अन्य आपदाओं को कम करने में सहायक भी सिद्ध होता है। यानी कि अगर वन रहता है तो वन के कारण क्या होता है, समय पर वर्षा भी होता है, मिट्टी का कटाव भी कम होता है, पर्यावरण संतुलित भी रहता है, वायु जो है वो स्वच्छ भी रहता है। तो अलग अलग फायदे हैं वन के, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पर्यावरण के लिए वन जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैंग्रोव वन की विशेषता लिखिए। मैंग्रोव वन की विशेषता कि आखिर मैंग्रोव वन की क्या क्या विशेषता है। प्यारे बच्चों, हम लोग मैंग्रोव वन की विशेषता देखेंगे कि मैंग्रोव वन की क्या क्या विशेषता है। तो लिखेंगे कि मैंग्रोव वन की विशेषताएं निम्नलिखित है। अलग अलग तरीके का वन होता है, पतझड़ वन, पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन। तो उसमें पूछ रहा है कि मैंग्रोव वन की क्या विशेषता है। तो लिखेंगे पहला, खारे पानी के प्रति अनुकूलन। मैंग्रोव वन जो है खारे पानी के प्रति अनुकूलन है। मैंग्रोव वन के पेड़ खारे पानी में जीवित रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं, यानी कि बाकी पौधा खारा पानी में नहीं रहेगा, लेकिन मैंग्रोव वन का जो पौधा है वो खारे पानी में भी आराम से रह जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है जड़ प्रणाली। मैंग्रोव पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी रहती है और हवा में भी फैली होती है, ठीक है ना। तो जड़ प्रणाली को याद रखिएगा। मैंग्रोव पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी रहती है और हवा में भी फैली रहती है। तीसरा होता है बाबू ज्वारीय प्रभाव। तो मैंग्रोव वन ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पानी का स्तर नियमित रूप से बदलता रहता है। तो मैंग्रोव जो हो गया ना, वो पानी का स्तर जो है वहां पर बदलता रहता है। मैंग्रोव वन ज्वारीय क्षेत्रों में, जहां पर ज्वार ज्यादा आता है, जैसे समुद्री इलाके हो गए, वहां पर भी मैंग्रोव वन ज्यादा मिलता है नियमित रूप से। ये ध्यान रखिएगा, जहां पर पानी का स्तर बदलते रहता है। और चौथा विभिन्न आकार। मैंग्रोव जो पेड़ होते हैं वह छोटे झाड़ियों से लेकर के बड़े बड़े, यानी कि सोच लीजिए कि 130 फीट लंबा, इतना ऊंचा भी हो सकता है। तो मैंग्रोव वन का एक विशेषता यह भी है कि ये छोटा भी होता है और बहुत लंबा भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू। तो आपसे यही पूछ रहा था कि मैंग्रोव वन की विशेषता, तो हम लोग मैंग्रोव वन की विशेषता आराम से लिख देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसलिए वन से थोड़ा ज्यादा ही हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। भूगोल में वन से बहुत क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वन और वन्य जीवों के महत्व को लिखें। क्वेश्चन कह रहा है कि वन और वन्य जीवों के महत्व को लिखना है कि भाई वन का क्या महत्व है और वन्य जीव का क्या महत्व है, ठीक है ना। तो वन का महत्व पूछ रहा है और वन्य जीव का महत्व पूछ रहा है। तो लिखेंगे वन और वन्य जीवों का महत्व। पहला है बाबू वन का महत्व। वन का महत्व क्या है, लिखेंगे वन एक प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है, जिससे हम अपने मानव सभ्यता का महान विकास किया। वन के कारण ही प्यारे बच्चे हम लोगों का जीवन है, वन के कारण ही हम लोगों का सभ्यता विकास हुआ है। आज भी 21वीं शताब्दी में न केवल वन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में सहायक है, बल्कि पर्यावरण को संतुलित करने एवं वर्षा कराने में भी अति आवश्यक साधन है। यानी कि वन सिर्फ हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं करता है, वन जो है वो पर्यावरण को भी संतुलित करता है और वर्षा कराने में भी बहुत अधिक सहायक है। वन्य जीव के अगर महत्व का बात किया जाए तो सृष्टि के आरंभ से ही वन प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला साधन है। जब से इस सृष्टि का विकास हुआ है उस समय से ही वन प्राणी जो है, वन तो हम लोग के लिए जरूरी है ही, इसके अलावा जो वन प्राणी है, वन प्राणी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वन्य जीवों ने मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम जैसे परिवहन हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन आदि के साथ साथ पहले चरण से अब तक निभाया है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। वन और वन प्राणी मानव जीवन का क्या है, हम सफर है। यानी कि वन और वन्य प्राणी, वन में रहने वाले जो जीव हैं, दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा सहायक हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। कह रहा है कि वन्य जीवों के ह्रास के उत्तरदायी 4 प्रमुख कारक। वन्य जीवों के ह्रास के 4 कारण। आखिर वन्य जीव धीरे धीरे करके खत्म क्यों होते जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो वन्य जीव हैं ये धीरे धीरे क्यों खत्म होते जा रहे हैं। क्वेश्चन तो सही है कि वन्य जीव आखिर क्यों खत्म होते जा रहे हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि वन्य जीवों के ह्रास के उत्तरदायी 4 प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला, वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें पहला लिखेंगे वन्य जीवों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण है वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। पेड़ जो है वो बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अंधाधुंध कटाई हो रहा है, जिससे इसका आवास छीन गया और ये बेघर हो गए।
ठीक है ना। तो बाबू ध्यान रखिएगा कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण पूछ रहा है। तो पहला तो यही लिख देंगे कि वन्य जीवों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण जो है वो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई है, जिससे इसका आवास छीन गया और ये क्या हो गए, बेघर हो गए। तो बाबू वन्य जीवों के ह्रास का ये सबसे पहला कारण है, याद रखिएगा। वन्य जीवों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई है। दूसरा, जो पालतू पशु हैं, पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण और विभिन्न तरीके से वन संपदा का दोहन हुआ, जो वन्य जीवों के ह्रास और विलुप्त होने के कारण बने। पहला तो हो गया वृक्षों के अंधाधुंध कटाई। जब वृक्ष बहुत ज्यादा काट लिए गए तो वन्य जीव कहां रहेंगे। जो वन्य जीव है उसका घर होता है जंगल। जंगली जानवर का घर कहां है, जंगल है। अब जंगल में के काट के साफ कर दीजिएगा तो बेचारा का घर द्वार उजड़ जाएगा। तो जो वन्य जीव हैं उनका घर उजड़ गया क्योंकि वनों का कटाई हो गया। दूसरा है पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण। जो पालतू पशु थे उनके द्वारा अनियंत्रित चारण हुआ, वन संपदा का दोहन हुआ, वन्य जीवों के ह्रास का ये एक बड़ा कारण बना। तीसरा है रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण के कारण वन्य जीवों का ह्रास हुआ। बहुत सारा ऐसा कारण है, जैसे रेल मार्ग बना तो पेड़ों को काट दिया गया, वृक्षों को काट दिया गया, वनों को काट दिया गया कि भाई रेल मार्ग बनना है। सड़क बना तो वृक्षों को काट दिया गया। निर्माण औद्योगिक विकास मतलब अलग अलग फैक्ट्री लगे तो वनों को काट दिया गया। अभी आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे कि भागलपुर में बहुत ज्यादा जंगल कटेगा। बिहार का जो भागलपुर है वहां पर फैक्ट्री लगने वाला है, तो फैक्ट्री लगेगा तो जंगल कटेगा, ठीक है ना। पेड़, बहुत सारा पेड़, कितना लाख पेड़ काटे जाने का कुछ ऐसा खबर आया था। तो सोचिए फैक्ट्री लगेगा, जब मानव विकास करेगा तो वनों का कटाई हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे औद्योगिक विकास नगरीकरण के कारण वन्य जीवों को क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। वन्य जीवों के शिकार और इसके व्यापार से भी वन्य जीवों का ह्रास हुआ है। वन्य जीव का बहुत ज्यादा शिकार हो रहा है। लोग जंगली जानवर को मार देते हैं, उसका हड्डी बेचते हैं, दांत बेचते हैं, चमड़ा बेचते हैं, ठीक है ना। तो वन्य जीवों का शिकार हो रहा है, जिसके कारण भी वन्य जीव धीरे 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 करके घटते चले जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस कारण की वजह से हम कह सकते हैं कि वन्य जीवों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। ठीक है बाबू, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हम कह सकते हैं कि वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। चलिए, तो वन्य जीवों का ह्रास कैसे हो रहा है आप लोग लिख लेंगे ना। वन्य जीवों का ह्रास कैसे हो रहा है इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में वन संपदा की वृद्धि के उपाय का उल्लेख करिए। भारत में वन को कैसे हम लोग वृद्धि कर सकते हैं, वन का विस्तार और कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वन को कैसे फैला सकते हैं, यही पूछ रहा है ना। तो भारत में जो है, भारत में वन संपदा की वृद्धि का उपाय, भारत में वन संपदा की वृद्धि का उपाय कि आखिर वन को कैसे बढ़ा सकते हैं, वन का वृद्धि कैसे होगा। तो लिखेंगे कि भारत में वन संपदा के वृद्धि के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला हो गया वृक्षारोपण। जितना अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, जितना अधिक वृक्ष लगाएंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। तो बाबू पहला हो गया वृक्षारोपण। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से वनों का विस्तार हो सकता है। जितना अधिक वन लगाएंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे ताकि वनों का विस्तार हो सके। विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, खास करके उन क्षेत्रों में जहां पर वनों की कमी है। यानी कि जहां पर वन कम है वहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। दूसरा है वनों की कटाई पर नियंत्रण करके। पहला तो हो गया कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे, लघुत्तरीय प्रश्न है, 2 कारण लिख देंगे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा है वनों की कटाई पर नियंत्रण। भाई एक तरफ वृक्ष लगा रहे हैं और एक तरफ पेड़ काटते भी जा रहे हैं, तो कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। तो हम लोगों को अगर वनों को बचाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तरफ तो वृक्षारोपण करेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, और दूसरा वनों की कटाई कर भी करवाएंगे। वनों की कटाई पर नियंत्रण करवाएंगे, वनों की कटाई नहीं करवाएंगे, वनों की कटाई पर नियंत्रण करवाएंगे। तो एक हो गया वृक्षारोपण और दूसरा हो गया वनों की कटाई पर नियंत्रण। तो याद रखना बाबू,
वनों की कटाई को नियंत्रित करना आवश्यक है। वनों की कटाई और वृक्षारोपण की दरों में संतुलन होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि एक तरफ वृक्ष लगाएंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, जितना ज्यादा हो सके उतना वृक्ष लगाएंगे, और दूसरी तरफ वनों की कटाई पर रोक भी लगाएंगे। कम वन कटेगा तो धीरे धीरे वन का विस्तार होते जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन, खनिजों के संरक्षण और प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन, खनिजों का बचाव कैसे करेंगे? क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन के बारे में पूछ रहा है। बताइए खनिजों का कैसे प्रबंधन करेंगे? क्वेश्चन है कि खनिजों का प्रबंधन बताइए, तो लिख देंगे हम लोग खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन। लिखेंगे कि खनिजों के विवेकपूर्ण उपयोग और भविष्य के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। इसमें खनिजों के उपयोग को कम करना, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और वैकल्पिक संसाधनों की तलाश करना शामिल है। यानी कि अगर हमें खनिज को बचाना है, अगर हमें खनिज को बचाना है तो इसके लिए सबसे पहला चीज क्या करें कि खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग, बुद्धि से उपयोग करें। ऐसा नहीं कि जहां मन कर रहा है वहां उपयोग कर रहे हैं, जहां पर जरूरत हो वहीं पर उपयोग करिए, तब जाकर के खनिजों को बचाया जा सकता है। और भविष्य के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करिए कि भाई भविष्य में भी ये क्या रह सके, उपलब्ध रहे। ऐसा नहीं कि इतना न ज्यादा हम लोग इतना न ज्यादा उपयोग कर लिए कि भविष्य के लिए ये बचे ही नहीं। तो बुद्धिपूर्वक उपयोग करना है, विवेकपूर्वक उपयोग करना है और उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। इसमें खनिजों के उपयोग को कम करना, ध्यान रखिएगा, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और वैकल्पिक संसाधनों की भी खोज करना शामिल है। यानी कि कोई खनिज है उसके जगह पर, जैसे देखो बाबू वैकल्पिक संसाधन क्या होते हैं, जैसे पहले सब कुछ लोहा का बनता था ना, चाहे लकड़ी का बनता था। कुर्सी बनाना है तो लोहा का बनेगा या लकड़ी का बनेगा, लेकिन अब क्या है, प्लास्टिक निकल गया। तो वैकल्पिक संसाधन खोजे गए ना कि भाई अब लोहा को बचा सकते हैं, लकड़ी को बचा सकते हैं, लकड़ी बचेगा तो जंगल बचेगा, वन बचेगा। प्लास्टिक का उपयोग लोग कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वैकल्पिक संसाधन का खोज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो खनिजों का संरक्षण का अर्थ है खनिजों का उपयोग इस प्रकार करना कि उनकी बर्बादी ना हो और वे भविष्य के लिए भी उपलब्ध रहे। ठीक है ना। तो अब खनिजों का उपयोग कहने का मतलब हुआ कि खनिजों का उपयोग इस प्रकार करें ताकि उसकी बर्बादी भी ना हो और भविष्य के लिए वो क्या रहे, एकदम अच्छे तरीके से उपलब्ध भी रहे। खनिजों का प्रबंधन क्या होता है, तो खनिजों के उपयोग, निष्कर्षण और पुनर्चक्रण की योजना बनाना और उन्हें नियंत्रित करना। तो कुल मिलाकर के खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन, ये दोनों को बाबू आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ये 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए बाबू यहां तक कोई क्लियर, मतलब यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक भर में कोई दिक्कत है नहीं ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं 33 नंबर क्वेश्चन तक, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, एक दिन में आप लोगों से याद भी नहीं होगा। तो यहां तक बाबू आज हम रहने देते हैं 33 नंबर क्वेश्चन तक, आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज यहीं तक। ठीक है ना, यहां तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा ताकि परीक्षा तक ना छूटे। ठीक है ना, परीक्षा तक आप लोगों को एक एक चीज याद रहे। बहुत अच्छे तरीके से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए बाबू आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगला क्लास और ज्यादा बेहतरीन होगा, बहुत बेहतरीन होगा बाबू। अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा बस। ठीक है ना। हाँ, तो जितना भी क्वेश्चन आज बताए हैं 33 क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज इस क्वेश्चन को हम यहीं पर अब समाप्त कर देते हैं। शाम वाले क्लास में मिलते हैं। और शाम में प्यारे बच्चे आपको हम क्या बताए हैं, शाम में क्या बताए हैं कि शाम में आज क्या होगा, शाम में आज हिंदी होना है। शाम में क्या होना है, हिंदी। और आप लोग का डिमांड आया है व्याकरण, तो पहले आज हिंदी करवाएंगे। ठीक है ना, व्याकरण में भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है, तो आज हिंदी करवाते हैं। और अगर समय बचेगा तो व्याकरण करवाएंगे, नहीं तो व्याकरण अगली क्लास में करवा देंगे। ठीक है, तो हिंदी और व्याकरण के लिए आज आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है ना। चलो तो अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।